इमेजिन करिए आपके फ़ोन में बिटकॉइन है, ठीक है? आपने उसे खरीदा भी है, आपने उसमें पैसा भी लगाया है और शायद आपने उसे कई सालों से होल्ड करके रखा भी है। फिर अचानक एक हेडलाइन आती है, इंडिया मूव्स टुवर्ड ए क्रिप्टो बैन। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका बिटकॉइन इलीगल हो जाएगा? क्या इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाएँगे? क्या आप अपना क्रिप्टो बेच पाएँगे कि नहीं बेच पाएँगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया सच में बिटकॉइन और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो अभी बैन नहीं है। बिटकॉइन को इंडिया रुपये की तरह लीगल टेंडर नहीं माना जाता, लेकिन क्रिप्टो को लेकर के इंडिया की जो रेगुलेटरी सिस्टम है, पोजीशन है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और जुलाई 2026 में सामने आए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक आरबीआई ने क्रिप्टो पॉलिसी को प्रोहिबिशन की तरह लीन करने की अपनी पोजीशन को फिर से दोहराया है। यानी कि यह कहानी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं है, यह इंडिया के फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी है। तो आखिर आरबीआई क्रिप्टो को इतना रिस्की मानता ही क्यों है? गवर्नमेंट का एक्चुअल पोजीशन आखिर में है क्या? क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है? और क्या आने वाले समय में इंडिया प्राइवेट क्रिप्टो पर पूरी तरह बैन लगा सकता है? आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कई भागों में समझेंगे, जैसे कि चैप्टर 1 में है इंडिया और क्रिप्टो की स्टोरी। देखिए, इंडिया और क्रिप्टो की कहानी आज की नहीं है। बिटकॉइन के शुरुआती दौर से ही आरबीआई ने वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वार्निंग जारी की है। 2013 में आरबीआई ने बिटकॉइन और दूसरी जो वर्चुअल करेंसी से जुड़े फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, कस्टमर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रिस्क को लेकर के लोगों को सावधान कर दिया था। लेकिन क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी रुकने वाली तो थी ही नहीं। पहले बिटकॉइन आया, फिर इथेरियम आया, फिर हज़ारों दूसरे टोकन्स भी आए और धीरे-धीरे इंडिया में भी लाखों लोग क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा बन गए। लेकिन आरबीआई की चिंता सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं थी। सेंट्रल बैंक के लिए इससे बड़ा सवाल था, प्राइवेट डिजिटल एसेट बड़े पैमाने पर मनी की तरह इस्तेमाल होने लगे तो मॉनेटरी सिस्टम पर इसका क्या असर होगा? क्या इससे मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट फाइनेंस के रिस्क बढ़ सकते हैं? और अगर कोई इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो देता है तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? आरबीआई ने अपने पब्लिकेशंस में भी यह कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो इकोसिस्टम भी लगातार बढ़ता गया है और अब इंडिया के सामने एक मुश्किल सवाल था, अगर क्रिप्टो को पूरी तरह बैन कर दिया जाए तो क्या लोग क्रिप्टो छोड़ देंगे या फिर वे ऑफशोर प्लेटफॉर्म और दूसरे प्राइवेट वॉलेट की तरफ चले जाएंगे? यहीं से इंडिया की क्रिप्टो पॉलिसी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चैप्टर 2, इंडिया में क्रिप्टो बैंड है या नहीं है? देखिए, इसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लेते हैं, क्या इंडिया में बिटकॉइन बैन है कि नहीं है? तो इसका सिंपल से जवाब है कि अभी तक तो बैन नहीं है। अगस्त 2026 तक इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल वाइड बैन लागू नहीं हुआ है। रॉयटर्स की जुलाई 2026 रिपोर्टिंग के अनुसार भी इंडिया ने अभी तक क्रिप्टो को लेकर कोई फॉर्मल नेशनल वाइड प्रोहिबिशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिटकॉइन इंडिया की ऑफिशियली करेंसी है। क्रिप्टो को इंडियन रुपये की तरह लीगल टेंडर स्टेटस नहीं मिला है, मतलब कि आप बिटकॉइन को 100 के नोट की तरह पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे मान नहीं सकते। इंडिया ने प्राइवेट क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं बनाया है। इसके बजाय क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट को टैक्सेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर रखा गया है। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। नॉट बैन डजंट मीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज करेंसी। इंडिया का करंट अप्रोच ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिप्टो मौजूद भी है, उस पर टैक्स लागू भी है, एक्सचेंज पर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन आरबीआई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को लेकर लगातार स्केप्टिकल है। चैप्टर 3, आरबीआई क्रिप्टो को बैन करने की बात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जुलाई 2026 में रॉयटर्स ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर रिपोर्ट किया कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी को लीनिंग टुवर्ड प्रोहिबिशन रखने की अपनी पोजीशन पर कायम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरबीआई ने बिटकॉइन को बैन ही कर दिया है। यह एक पॉलिसी पोजीशन है, फाइनल लॉ नहीं है। और आरबीआई की चिंता के पीछे कई रीजन्स है। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है और अचानक मैसिव क्रैश आ जाता है तो इन्वेस्टर्स को भारी लॉसेस हो सकते हैं। और अगर क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के
रिस्क बढ़ भी सकते हैं। दूसरा है मॉनेटरी सॉवरेनिटी। यह शायद आरबीआई की सबसे बड़ी कंसर्न में से एक है। अगर लोग प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बड़े पैमाने पर मनी की तरह इस्तेमाल करने लगे तो सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी सिस्टम पर कंट्रोल कमजोर भी पड़ सकता है। आरबीआई ने अपने पब्लिकेशन में इसी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी और मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न को हाईलाइट किया है। और तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ग्लोबल हो सकती है, एसेट अलग अलग हो सकते हैं, जुरिडिक्शन और प्लेटफॉर्म के बीच मूव हो सकते हैं। इससे रेगुलेटर्स के लिए ट्रांजैक्शन और बेनिफिशियल ऑनर्स को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में स्कैम्स है, हैक्स नहीं। और अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा चला भी जाता है तो ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट की तरह हर क्रिप्टो एसेट के पीछे कोई सेंट्रल गारंटी नहीं होती। इसलिए आरबीआई क्रिप्टो को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखता, वह इसे फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क के नज़रिए से भी देखता है। चैप्टर 4। लेकिन आखिर में इस चीज़ में गवर्नमेंट का पोजीशन है क्या? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। आरबीआई की पोजीशन और इंडिया की फाइनल गवर्नमेंट पॉलिसी को एक ही चीज़ समझना गलत होगा। देखिए, आरबीआई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रोविजन की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन 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 इसमें लेकिन की बात है। इंडिया ने अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल वाइड क्रिप्टो बैन लागू नहीं किया है और यही कारण है कि इंडिया की क्रिप्टो पॉलिसी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक तरफ आरबीआई ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच की बात कर रहा है, दूसरी तरफ क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी पूरी तरह इलीगल घोषित भी नहीं हुआ है। टैक्स सिस्टम में वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है और एक्सचेंज के लिए रिपोर्टिंग और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी मौजूद है। यानी करंट रियलिटी कुछ ऐसी है, क्रिप्टो बैंड नहीं है, लेकिन क्रिप्टो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड भी नहीं है और आने वाले समय में रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट हो सकता है। चैप्टर 5 30% टैक्स और 1% टीडीएस। अब बात कर रहे हैं उस चीज़ की जिसका सीधा असर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर पर पड़ता है, वो है टैक्स। देखिए, इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाले गेन्स पर स्पेशल टैक्स रिजीम लागू है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वीडीए गेन्स पर 30% टैक्स एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% सेस के साथ लगाया जाता है। इसके अलावा वीडीए ट्रांसफ़र पर 1% टीडीएस फ्रेमवर्क भी मौजूद है। देखिए, 2026 में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के ट्रांजिशन के कारण सेक्शन और फॉर्म रेफरेंस बदलते हैं, लेकिन वीडीए ट्रांसफ़र पर टीडीएस व्यवस्था जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 के बाद के ट्रांजैक्शन नए एक्ट के प्रोविजन के तहत आते हैं। अब इमेजिन करो, आपने बिटकॉइन 5 लाख में खरीदा, कुछ समय बाद आपने उसे 8 लाख में बेच दिया, आपका ग्रॉस गेन हुआ 3 लाख। इस गेन पर एप्लीकेबल पीडीए टैक्स रूल लागू हो सकते हैं और एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी लागू हो सकता है। यानी इंडिया का मैसेज काफ़ी क्लियर है, गवर्नमेंट क्रिप्टो को इग्नोर नहीं कर रही है, वह उसे टैक्सेशन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर ला रही है। चैप्टर 6। अब गवर्नमेंट क्रिप्टो यूजर्स को और ट्रैक कर रही है, यानी कि अब ट्रैक करना चालू कर दी है। अब कहानी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल एसेट नहीं है, यह एक ऐसा एसेट है जिसकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन ब्लॉकचेन एड्रेस हमेशा किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताता। यही एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस आती है। अब कोई यूजर रेगुलेटेड एक्सचेंज पर अकाउंट बनाता है तो एक्सचेंज के पास केवाईसी और आइडेंटिटी कन्फर्मेशन हो सकती है। और अब टैक्स अथॉरिटीज़ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, 2026 में वीडियो एक्सचेंज के लिए नए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी सामने आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार फॉर्म 142 वीडियो एक्सचेंज द्वारा क्वार्टरली रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में इसका मतलब, अगर कोई इन्वेस्टर सोचता है कि क्रिप्टो डिजिटल है, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, तो यह असम्पशन रिस्की हो सकता है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर हो सकती है और एक्सचेंज साइड इन्फॉर्मेशन उसे टैक्स पेयर आइडेंटिटी से कनेक्ट करने में मदद कर सकती है। यानी कि डिजिटल डज नॉट ऑटोमेटिकली व्हेन इनविजिबल। चैप्टर 7। ऑफशोर एक्सचेंज का क्या होगा? अब सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। मान लीजिए इंडिया डोमेस्टिक एक्सचेंज पर स्ट्रिक्ट रूल लागू करता है, लेकिन एक इंडियन यूजर्स किसी फॉरेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और ट्रांजैक्शन ऑफशोर प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकती है और यही रेगुलेटर्स के लिए चैलेंज बढ़ रहा है। रूटर्स की जुलाई 2026 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफशोर एक्सचेंज और क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े टैक्स इवेजन रिस्क पर कंसर्न जताए थे। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं है कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं, प्रॉब्लम यह है असली बेनिफिशियल ऑनर कौन है, ट्रांजैक्शन कहाँ हुई,
टैक्स ऑब्लिगेशन कहाँ बनती है और गवर्नमेंट उस टैक्स को इफेक्टिवली कैसे इन्फोर्स करे। रिटर्स के मुताबिक मई 2026 तक लगभग 39 मिलियन इंडियंस के पास करीब 2.1 बिलियन डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट होने का अनुमान था। इतने बड़े यूजर बेस के साथ क्रिप्टो को कम्प्लीटली इग्नोर करना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन उसे कम्प्लीटली बैन करना भी एक कॉम्प्लिकेटेड इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। चैप्टर 8, क्या इंडिया क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन कर देगा कि नहीं। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इंडिया बिटकॉइन को कम्प्लीटली बैन कर देगा। इसका जवाब है अभी कोई निश्चित आंसर नहीं है कि बैन करेगा कि नहीं करेगा। आरबीआई का स्टेटस रिस्ट्रिक्टिव है और जुलाई 2026 के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में प्रोविजन की तरह लीनिंग दिखाई देती है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी प्रेफरेंस और एक्चुअल लॉ एक ही चीज़ नहीं है। एक नेशनल वाइड बैन के लिए गवर्नमेंट को फॉर्मल लीगल और रेगुलेटरी एक्शन लेना होगा और अभी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैन लागू नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई हेडलाइन कहती है इंडिया हैज़ ऑलरेडी बैंड बिटकॉइन तो वह मिसलीडिंग होगी। अगर हेडलाइन कहती है इंडिया में मूव टुवर्ड स्ट्रिक्टेड क्रिप्टो रेस्ट्रिक्शन तो वह करंट रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कंसेंट में ज़्यादा एक्यूरेट है और यही फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। चैप्टर 9, इंडिया का डिजिटल रुपी बनाम बिटकॉइन। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है बिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी सिंगल सेंट्रल बैंक द्वारा इशू नहीं है। दूसरी तरफ है डिजिटल रुपी, जो आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। दोनों डिजिटल है, लेकिन दोनों का फंडामेंटल डिजाइन बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर ऑपरेट करता है। डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक मनी का डिजिटल फॉर्म है। यानी बिटकॉइन का सवाल है मनी को सेंट्रल अथॉरिटी से बाहर कैसे बनाया जाए, जबकि सीबीडीसी का सवाल सेंट्रल बैंक मनी को डिजिटल कैसे बनाया जाए। और यही रीज़न है कि आरबीआई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी को एक जैसा नहीं देखता। आरबीआई ने पहले भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के रिस्क और सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी के पोटेंशियल बेनिफिट के बीच डिस्टिंक्शन पर जोर दिया है। तो अब इंडिया सीबीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर भी काम कर रहा है। 11 अगस्त 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज पेमेंट सिस्टम और सीबीडीसीएस को लिंक करने पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे एक ब्रॉडर पिक्चर सामने आती है। इंडिया डिजिटल मनी को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन इंडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि ऑफिशियली डिजिटल मनी का कंट्रोल किसके पास होगा। चैप्टर 10, इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या समझना चाहिए। पहली बात, पैनिक मत कीजिए। सिर्फ किसी हेडलाइन को देखकर तुरंत बिटकॉइन बेच देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल वाइड क्रिप्टो बैन लागू नहीं हुआ है। और दूसरी बात, टैक्स कॉम्प्लियंस को सीरियसली लें। वीडियो गेन पर 30% टैक्स रिजीम है और एप्लीकेबल ट्रांसफ़र पर टीडीएस रूल भी है। तीसरी बात, ऑफशोर एक्सचेंज को ऑटोमेटिकली सेफ मत समझिए। फॉरेन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि इंडियन टैक्स ऑब्लिगेशंस अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। चौथी बात, क्रिप्टो और करेंसी में डिफरेंस समझिए। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है, लेकिन इंडियन रुपी की तरह लीगल टेंडर नहीं है। और पांचवी बात, रिस्क को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से ऊपर जा सकती है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से नीचे आ भी सकती है। क्रिप्टो में हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी के साथ हाई रिस्क भी मौजूद होता है। चैप्टर 11, फ्यूचर के 3 पॉसिबल सिनेरियो। अब आने वाले समय के 3 पॉसिबल सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो 1, रेस्ट्रिक्ट प्रोविजन। यह सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट आरबीआई के प्रोविजन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाती है तो प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी पर बहुत कठोर रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर क्रिप्टो एक्सपोज को लेकर रूल और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन यह अभी इम्प्लीमेंटेड रियलिटी नहीं है। यह सिर्फ एक पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो है। सिनेरियो 2, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, यानी दूसरा सिनेरियो है क्रिप्टो को बैन करने के बजाय हैवीली रेगुलेट करना।
इसमें गवर्नमेंट एक्सचेंज पर स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लायंस लगाए, ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग बढ़ाए, टैक्स इन्फोर्समेंट मजबूत करे, ऑफशोर एक्टिविटी को मॉनिटर करें और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट बढ़ाए। इस मॉडल में क्रिप्टो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक हाईली रेगुलेटेड एसेट क्लास की तरह। सिनेरियो 3, कंट्रोल्ड या बैलेंस्ड रेगुलेशन। इंडिया क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन ना करे, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ अलाउ करे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को स्पेस मिले, लेकिन हाई रिस्क प्राइवेट डिजिटल एसेट पर स्ट्रॉन्ग और सेफगार्ड लागू हो। इस मॉडल में गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है इनोवेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने पर, लेकिन कौन सा सिनेरियो आएगा यह अभी निश्चित नहीं है। तो फाइनल तो इंडिया क्रिप्टो बैन करेगा कि नहीं। अब पूरी कहानी का जवाब, क्या इंडिया ने क्रिप्टो बैन कर दिया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या आरबीआई प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर प्रोहिबिशन की तरफ झुकता है? तो हाँ, जरूर झुकता है। जुलाई 2026 में सामने आए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार आरबीआई ने क्रिप्टो पॉलिसी को प्रोहिबिशन की तरफ लिंक करने की अपनी पोजीशन दोहराई है। क्या क्रिप्टो पर टैक्सेशन और रिपोर्टिंग रूल है? तो है। वीडीए गैस पर 30% टैक्स भी है और एप्लीकेबल वीडीए ट्रांसफ़र पर टीडीएस फ्रेमवर्क भी मौजूद है। क्या फ्यूचर में रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, और शायद यही पूरी कहानी का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इंडिया की क्रिप्टो स्टोरी सिर्फ बिटकॉइन की स्टोरी नहीं है, यह एक बहुत बड़े सवाल की स्टोरी है। अगर हम समय में थोड़ा आगे जाकर पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें कई सवाल देखने को मिलते हैं। फ्यूचर का पैसा कहाँ होगा? क्या लोग डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन इस्तेमाल करेंगे, या सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी? क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी या उसे रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी? और इंडिया इन दोनों वर्ल्ड के बीच खड़ा है। एक तरफ आरबीआई का कंसर्न है, दूसरी तरफ ब्लॉकचेन इनोवेशन है। एक तरफ बिटकॉइन है, दूसरी तरफ डिजिटल रुपी है, और इसके बीच करोड़ों इंडियन क्रिप्टो यूजर्स भी हैं। इसलिए अगली बार जब आप हेडलाइन देखें इंडिया बैन क्रिप्टो, तो सिर्फ हेडलाइन पर मत पढ़िए, पूछिए क्या बैन हुआ है, किस चीज़ पर हुआ है, कानून कब लागू हुआ, और सबसे ज़रूरी, क्या यह सिर्फ पॉलिसी रिकमेंडेशन है या एक्चुअल लॉ। क्रिप्टो की दुनिया में एक हेडलाइन और एक लॉ के बीच का फ़र्क आपके लाखों रुपयों का फ़र्क हो सकता है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी, फाइनेंस और क्रिप्टो की ऐसी डीप डाइव स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।